हेलो दोस्तों, मूवीज बुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने चैनल में आज हम वेपन्स नाम की मूवी की कहानी की बात करने वाले हैं। यह साल 2025 की एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है जो इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb ने इसे दिए हैं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे की आवाज सुनते हैं जो बता रहा है कि 2 साल पहले मेब्रुक पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पर 17 बच्चे दौड़ते हुए अपने घर से बाहर भाग जाते हैं और इसके बाद से आज तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वो सब कहां गायब हो गए। और हैरानी की बात यह थी कि ये सब बच्चे मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल की एक ही क्लास के स्टूडेंट थे। इस क्लास में कुल 18 बच्चे थे जिनमें से सिर्फ एक ही बच्चा बच गया था जिसका नाम था एलेक्स। जस्टिन जो इन सब बच्चों की क्लास टीचर थी, अगले दिन जब वो क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा देखती है तो हैरान हो जाती है। लेकिन गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन पर ही इल्जाम लगा रहे थे कि उसी ने बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया होगा जिसकी वजह से बच्चों ने ऐसा कुछ किया है। इसके बाद तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और जस्टिन से भी इस बारे में पूछताछ होती है। पुलिस एलेक्स से भी पूछताछ करती है लेकिन दोनों कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस भी ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाती, वो बस इतना ही पता लगा पाते हैं कि ये सब बच्चे रात के ठीक 2:17 पे ही घर से भागे थे क्योंकि इस टाइम पे कुछ घरों के सेफ्टी अलार्म्स बजने लगे थे और सेम टाइम पर ही CCTV की रिकॉर्डिंग्स में इन बच्चों को भागते हुए भी देखा जा सकता था। यहाँ एक और बात नोटिस की जाती है कि इन बच्चों के दौड़ने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था, मतलब एनिमे कैरेक्टर नारुतो रन जैसा। तो इसके साथ ही अब यहाँ से यह फिल्म अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। तो सबसे पहले ये कहानी हमें क्लास टीचर जस्टिन के नजरिए से दिखाई जाती है जहाँ सभी गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स जस्टिन पे इल्जाम लगा रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल मार्कस जस्टिन को डिफेंड करता है और कहता है कि इस सब में जस्टिन का कोई हाथ नहीं है। लेकिन एक पेरेंट जिसका नाम आर्चर ग्राफ था वो पूरा इल्जाम जस्टिन पे ही लगा रहा था। इसके बाद उसी रात जस्टिन अल्कोहल लेने के लिए शॉप पर जाती है जहां जेम्स नाम का एक ड्रगिस्ट पर्सन उससे कुछ पैसे मांगता है। जस्टिन उसे इग्नोर करती है और वापस अपने घर आ जाती है। कुछ पेरेंट्स अननोन नंबर से जस्टिन को कॉल करके धमका भी रहे थे। अब अगली सुबह जस्टिन देखती है कि किसी ने उसकी कार पर पेंट से विच लिख दिया था। जस्टिन इसके बारे में पुलिस से कंप्लेंट करती है और यहाँ हम पॉल नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो जस्टिन के काफी क्लोज है। स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी लेकिन प्रिंसिपल मार्कस उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं और इसके साथ ही गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स के प्रेशर के कारण मार्कस जस्टिन को कुछ दिन काम छोड़कर ब्रेक पर जाने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी जस्टिन को ब्रेक पे जाना पड़ता है लेकिन जस्टिन अब एलेक्स को फॉलो करना शुरू कर देती है। उस रात जस्टिन एक बार में जाती है जहां पॉल उससे मिलने आता है। दोनों के बीच में रिसेंट इवेंट को लेके बातें होती है। जस्टिन काफी ड्रंक थी, वो पॉल को भी पिलाने की कोशिश करती है जिसके बाद पॉल भी ड्रिंक कर लेता है और यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम डोना है। जस्टिन भी यह बात जानती है, फिर भी यह दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब अगले दिन जस्टिन एलेक्स का पीछा करती है और वह एलेक्स से बात करने की कोशिश भी करती है लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से मना करता है और उससे दूर भागता है। जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती और वो एलेक्स के घर तक पहुंच जाती है। उसके नॉक करने पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर की सभी खिड़कियों को पेपर से कवर कर दिया गया था। एक विंडो के गैप में से अंदर झांकने पर जस्टिन देखती है कि एलेक्स के पेरेंट्स एक अजीब तरह से ट्रांस स्टेट में हैं और वो सोफा पर एक मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं। जस्टिन यह देख के डर जाती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है और कहती है कि उन्हें एलेक्स के घर की चेकिंग करनी चाहिए ताकि वो देख सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। अब उसी रात जस्टिन एलेक्स के घर पर नजर रखने के लिए उसके घर के बाहर ही अपनी कार में बैठी रहती है लेकिन देर रात में जस्टिन की आंख लग जाती है और तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। घर में से एलेक्स की माँ अपने हाथ में कैंची लिए अजीब तरह से चलते हुए जस्टिन की कार तक आती है। फिर वह चुपके से कार में घुसकर जस्टिन के थोड़े से बाल काट लेती है पर जस्टिन सो रही थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं चलता। अब यहाँ से कहानी दिखाने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है और अब कहानी को आर्चर ग्राफ नाम के एक पर्सन के नजरिए से दिखाया जाता है। आर्चर ग्राफ भी एक पेरेंट है जिसका बेटा मैथ्यू भी गायब हो चुका है। यह आर्चर ही था जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान जस्टिन पे चिल्ला रहा था और फिर जब जस्टिन लिकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा कर रहा था। ये आर्चर ही था जिसने जस्टिन की गाड़ी पर पेंट से विच लिखा था और वो जस्टिन पर नजर रख रहा था क्योंकि उसे जस्टिन पर पूरा शक था। आर्चर बार बार पुलिस से अपने बेटे के बारे में पूछता है लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं होती, इसलिए आर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाली वीडियो देखता है। इस वीडियो में मैथ्यू एक
अजीब स्टाइल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागा था। आर्चर तुरंत टाउन के मैप पे अपने घर से मैथ्यू के भागने वाली डायरेक्शन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता है। इसके बाद आर्चर एक और बच्चे की फैमिली के घर जाकर उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और फिर उनकी बेटी बेली के भागने वाली डायरेक्शन को देखता है और फिर वो मैप पर उनके घर से लाइन ड्रॉ करता है और यह दोनों लाइनें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, जिसका मतलब है कि भागने वाले सभी बच्चे इसी इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर गए हैं और शायद यही कहीं आसपास हो सकते हैं। अब इसी रिसर्च के दौरान एकदम से आर्चर को जस्टिन की कार दिखती है, जहां जस्टिन एक गैस स्टेशन पर फ्यूल के लिए खड़ी थी। आर्चर तुरंत जस्टिन के पास जाता है और उस पे चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एकदम से हम देखते हैं कि प्रिंसिपल मार्कस भी बच्चों की तरह अजीब स्टाइल में दौड़ रहे थे। इसके साथ ही वह पूरी तरह से खून में लथपथ थे और लग रहा था जैसे वो भी किसी ट्रांस स्टेट में हो। फिर वह भागते हुए सीधा जस्टिन पे हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्कस किसी और के वश में हो और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, जो है जस्टिन को खत्म करना। जस्टिन स्टोर के अंदर भागती है और मार्कस भी आर्चर से बचते हुए जस्टिन के पीछे भागता है। यहाँ आर्चर और जस्टिन मिलकर किसी तरह मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहीं पर यह वाला सीन कट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ जस्टिन और आर्चर दोनों को कुछ नाइटमेयर्स भी आए थे और दोनों के ही जो नाइटमेयर्स थे उसमें एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखती है जो कि क्लाउन जैसी दिख रही थी। अब इसके बाद वापस से पर्सपेक्टिव चेंज होता है और अब हम यह कहानी ऑफिसर पॉल के नजरिए से देखेंगे। ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और वह पुलिस स्टेशन जाता है। यह वही दिन है जिस दिन जस्टिन भी पुलिस स्टेशन गई थी, क्योंकि उसकी कार पे किसी ने पेंट से विच लिख दिया था। जस्टिन और पॉल एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को हाय करते हैं और इसके बाद पॉल अपनी कार से ड्यूटी पे निकलता है। रास्ते में उसे वही ड्रगिस्ट जेम्स दिखता है जो किसी के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पॉल जेम्स का पीछा करता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। अब सर्च के दौरान पॉल जेम्स की पॉकेट में हाथ डालता है। पॉकेट के अंदर से पॉल को एक सुई चुभ जाती है। यह जेम्स की ड्रग्स लेने वाली सुई हो सकती है। गुस्से में पॉल जेम्स को पंच कर देता है और पॉल का यह असॉल्ट एक्शन उसकी कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाता है। अब अगर किसी हायर ऑफिसर ने उसकी यह रिकॉर्डिंग देख ली तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए पॉल यहाँ जेम्स से कहता है कि अगर वो आज की इस घटना के बारे में किसी को ना बताए तो वो उसे छोड़ देगा और इसके साथ ही वो इस टाउन में भी दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। जेम्स मान जाता है और वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आया था, जिसके बाद पॉल बार में जस्टिन से मिलता है और दोनों उस रात इंटीमेट भी हुए थे। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसकी बीवी डोना जल्दी घर वापस आ गई थी। डोना पॉल को बाहर से आते हुए देखती है और वह समझ जाती है कि जरूर पॉल ने जस्टिन के साथ मिलकर उसे चीट किया है। इससे डोना भड़क जाती है और वह एक दुकान में जस्टिन पे हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह डोना के अटैक से बच जाती है और दुकान वाला डोना को संभालता है। वही पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और बीती रात जेम्स के साथ असोल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स उसकी कंप्लेंट ना करे तो पॉल को कुछ नहीं होगा और जो रिकॉर्डेड फुटेज है वो 1 महीने में अपने आप ही ओवरराइट हो जाएगी। इसके बाद जब पॉल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तब वह जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आते हुए देखता है। जेम्स को देख पॉल एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था और फिर पॉल उसका पीछा करने लगता है और एक बार फिर से यहाँ कहानी दिखाने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और अब हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखते हैं। तो जेम्स एक ड्रगिस्ट है जो ड्रग्स खरीदने के लिए बहुत झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरियां भी करता है और उस रात वो जस्टिन से भी पैसे मांग रहा था जब जस्टिन अल्कोहल लेने के लिए दुकान में गई थी और जब चोरी करने के लिए वह एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था तब पॉल उसे पकड़ लेता है। पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वह कुछ सामान चोरी करके बेच देगा और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उससे वो नशे का सामान खरीद लेगा और इसी के लिए जेम्स एलेक्स के घर में घुसता है। जेम्स एलेक्स के घर में छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है पर तभी एकदम से जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स वही सोफा पर बैठे हुए थे और वो एकदम मूर्ति की तरह लग रहे थे। जेम्स उन्हें इग्नोर करके घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ वह गायब हुए 17 बच्चों को ट्रांस स्टेट में खड़ा हुआ देखता है। जेम्स पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इसी मोमेंट पे एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जेम्स किसी तरह घर से भाग जाता है। अब बाहर स्ट्रीट में जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स को देखता है और यहाँ वो बच्चों की खबर देने वाले के लिए $50,000 का रिवॉर्ड भी देखता है। पैसों के लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है। पुलिस जेम्स से कहती है कि अगर वह सीरियस है और मजाक नहीं कर रहा तो वह पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करे और तभी उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसलिए जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर ही उसे पॉल मिल गया था जो फिर से जेम्स के पीछे लग गया था। जेम्स भागते हुए जंगल में चला जाता है जहाँ उसे भी वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखती
है जो उसे ही बुला रही थी। जेम्स यहाँ एक टेंट में छिप जाता है, लेकिन तभी कोई उस टेंट को बाहर से खोलने लगता है। जेम्स इंजेक्शन से इस टेंट खोलने वाले पर हमला कर देता है और यह टेंट खोलने वाला पर्सन इंस्पेक्टर पोल था। इस हमले से पोल भड़क जाता है और वह जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में बैठा देता है। अब जेम्स बचने के लिए पोल को बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों की लोकेशन के बारे में पता है। जेम्स पोल को एलेक्स के घर तक ले जाता है और पोल यहाँ जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने के लिए चला जाता है। पोल घर के अंदर जाता है और काफी देर रात तक बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर ही पोल का वेट कर रहा था और फिर देर रात एकदम से पोल हिप्नोटाइज्ड स्टेट में घर से बाहर आता है और जेम्स को भी खींचकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है और यहीं पे ये सीन भी कट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी हमें प्रिंसिपल मार्कस के प्रोस्पेक्टिव से दिखाई जाएगी। अगर आपको याद हो तो कहानी में पहले जस्टिन ने मार्कस को फोन करके बोला था कि एलेक्स की सेफ्टी के लिए मार्कस को एलेक्स के घर की छानबीन करवानी चाहिए। यह बात मार्कस के दिल में घर कर गई थी और ऐसे में वह एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाता है, मगर उनकी जगह यहाँ स्कूल में एक अजीब सी क्लाउन टाइप दिखने वाली औरत आती है जो खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और इसका नाम ग्लैडिस है। यह वही औरत है जो जस्टिन और आर्चर के नाइटमेयर्स में आती थी और यही औरत जंगल में जेम्स को भी दिखी थी। ग्लैडिस कहती है कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं और वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। ऐसे में मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है और उसे खुद भी एलेक्स के घर आकर सब कुछ चेक करना होगा, नहीं तो उसे चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यह सुनकर ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगले सीन में जब मार्कस अपने हस्बैंड के साथ घर पर था तब अचानक ग्लैडिस इनके घर आ जाती है। वो इनके घर में घुस जाती है और फिर उनसे एक कटोरी में पानी मांगती है। इसके बाद ग्लैडिस इनके सामने एक अजीब तरह की लकड़ी निकालती है जिसमें कई सारे कांटे थे। इस लकड़ी में मार्कस के ऑफिस की एक छोटी सी फ्लैग का कपड़ा बंधा हुआ था जो ग्लैडिस ने मार्कस के स्कूल से चुराया था। इसके बाद ग्लैडिस इन कांटों से अपने हाथ को काटती है और फिर खून को इस पूरी लकड़ी पर लगा देती है। अब इससे पहले मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडिस को रोकता, ग्लैडिस एक छोटी सी बेल बजाती है जिससे मार्कस पर एकदम से वशीकरण हो जाता है और मार्कस अब ग्लैडिस के वश में हो जाता है। ग्लैडिस यहाँ मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है और उसे लकड़ी पर लगाती है और फिर इस लकड़ी को तोड़ देती है। लकड़ी के टूटते ही मार्कस वशीकरण की हालत में अपने पति पे हमला कर देता है। मार्कस अपने पति को खत्म ही कर देता है और खुद भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। फिर ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी के बोल में डाल देती है जिससे मार्कस रुक जाता है। अब यहीं से ग्लैडिस मार्कस को जस्टिन के पीछे छोड़ देती है। तो इसके बाद से ही मार्कस हिप्नोटाइज्ड हालत में नारुतो रन करते हुए गैस स्टेशन तक गया जहां उसने जस्टिन पे हमला कर दिया। अब उस टाइम जस्टिन के साथ आर्चर भी था और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जस्टिन किसी तरह कार में वहां से भाग जाती है। फिर मार्कस भी जस्टिन की कार के पीछे भागता है। आर्चर भी इनके पीछे जाता है, लेकिन तभी मार्कस एक गाड़ी से टकरा जाता है जिससे उसके सर पे चोट आ जाती है और वह वही रोड पे ही खत्म हो जाता है। इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन ने बच्चों को गायब नहीं किया, उल्टा वो खुद भी एक विक्टिम है। इसलिए दोनों सुलह कर लेते हैं और मिलकर बच्चों का पता लगाने लगते हैं। आर्चर जस्टिन को अपना मैप दिखाता है और कहता है कि बच्चे शायद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। यह देखकर जस्टिन तुरंत कहती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट वाला घर तो एलेक्स का घर है। ऐसे में यह दोनों एलेक्स के घर पर नजर रखने लगते हैं। अब यहाँ फिर एक बार सीन चेंज होता है और अब कहानी हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। मतलब एकदम स्टार्ट से जब बच्चे गायब भी नहीं हुए थे तो एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था। वो रोज स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा बुली भी हुआ करता था। एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उनके घर पर उसकी माँ की आंटी ग्लैडिस रहने आ रही हैं, जो बहुत बीमार हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह भी नहीं है। उस रात एलेक्स देखता है कि उसकी मोम की आंटी ग्लैडिस घर आती है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और एकदम मरने वाली हालत में थी। वो अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी लेके आई थी। अगली सुबह एलेक्स जब स्कूल जाता है और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके पापा उसे पिक करने नहीं आते। ऐसे में एलेक्स पैदल ही घर वापस आ जाता है जहाँ घर में वह अपने पेरेंट्स को हिप्नोटाइज स्टेट में डाइनिंग टेबल पर बैठा देखता है। एलेक्स के पेरेंट्स रोबोट की तरह उससे बातें कर रहे थे और यह देख एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एलेक्स के सामने ग्लैडिस आती है जो कि अब पहले से यंग और हेल्दी दिख रही थी। एलेक्स के पेरेंट्स अब ग्लैडिस के वश में थे। ग्लैडिस कहती है कि अगर एलेक्स यह बात बाहर किसी को बताएगा तो उसके पेरेंट्स बच नहीं पाएंगे। इतना कहकर ग्लैडिस वही कांटों वाली लकड़ी निकालती है और फिर उस पे अपना खून लगाकर सेम रिचुअल करती है जिससे एकदम से एलेक्स के पेरेंट्स कांटा चम्मच उठाते हैं और उसे खुद के ही चेहरे पे घोंपने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों नहीं रुकते। फाइनली जब ग्लैडिस उस लकड़ी को तोड़कर पानी में डालती है तब वो दोनों रुक जाते हैं। इसके बाद एलेक्स ग्लैडिस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखता है और ग्लैडिस जो एक प्लांट अपने साथ घर में लाई थी उसी प्लांट की लकड़ी से वह
लोगों पर वशीकरण करती थी। वशीकरण के लिए ग्लैडिस को लोगों की कुछ पर्सनल चीज चाहिए होती थी, जैसे उनका बाल, नाखून या फिर कोई भी पर्सनल सामान। इस रिचुअल की मदद से ग्लैडिस वशीकरण में डाले गए लोगों की एनर्जी पे फीड करती थी, जिससे वह खुद यंग और हेल्दी हो जाए। वही ग्लैडिस अब पहले से यंग और हेल्दी होने लगी थी, लेकिन एक दिन अचानक से ग्लैडिस वापस से बीमार पड़ने लगती है और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों की कोई पर्सनल आइटम ला के ग्लैडिस को देगा तो ग्लैडिस उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। ऐसे में अगले दिन एलेक्स अपनी क्लास के सभी बच्चों की ट्रे लेबल्स यानी नेम स्टिकर्स चुरा कर ले आता है। उसी रात ग्लैडिस इन स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात के ठीक 2:17 पे रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। फिर ग्लैडिस एक घंटी बजाती है। घंटी बजते ही वो 17 बच्चे अपने अपने घर से भागते हुए सीधा एलेक्स के घर पर आ जाते हैं और बेसमेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं। अब इस घटना के बाद काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ग्लैडिस हमेशा एलेक्स के साथ रहती थी और एलेक्स भी डर के मारे किसी को कुछ बता नहीं पाया। पुलिस एलेक्स के घर में भी छानबीन करने आई थी, लेकिन ग्लैडिस ने सारा घर साफ कर दिया और सभी बच्चों को जंगल में छिपा दिया था और चेकिंग के बाद दोबारा सभी बच्चे वापस घर के बेसमेंट में आकर खड़े हो गए थे। ग्लैडिस एलेक्स को एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही थी। बाद में पॉल और जेम्स भी इसी रिचुअल के कारण ग्लैडिस के वश में आ चुके थे और अब यह दोनों एलेक्स के घर के अंदर ही खड़े थे। ग्लैडिस यहाँ घर के अंदर नमक की लाइंस बना देती है और वो एलेक्स को इसे क्रॉस करने से मना करती है। अब इस पॉइंट पे सारे पर्सपेक्टिव एक जगह पर मिल चुके हैं और यहाँ से कहानी अब एकदम सीधी सीधी रहने वाली है। अब यहाँ आर्चर और जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर खड़े हुए थे। तभी ग्लैडिस के कहने पर पॉल घर के बाहर जाता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। ऐसे में जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वह दोनों नमक वाली लाइंस को क्रॉस करते हैं तभी हिप्नोटाइज्ड पॉल और जेम्स इन पे हमला कर देते हैं। यह लोग एक ज़ॉम्बी की तरह हमला कर रहे थे और इन्हें कितना भी मारो यह फिर से उठ खड़े होते थे। फिर जस्टिन पॉल की गन से उसी के सर पे गोली मार देती है, जिससे पॉल वहीं खत्म हो जाता है। फिर वो जेम्स के सर पर गोली मारकर उसे भी खत्म कर देती है। अब आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे सभी 17 बच्चे ट्रांस स्टेट में खड़े हुए मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है और तभी एकदम से ग्लैडिस वहाँ आ जाती है। अब ग्लैडिस ने आर्चर को भी अपने वश में कर लिया था, जिससे अब आर्चर भी जस्टिन पे हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी घर में अपने कमरे में ही था। एलेक्स एक नमक की लाइन को क्रॉस करता है। एलेक्स भागते हुए ग्लैडिस के उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें वो रिचुअल करती थी। यहाँ वो ग्लैडिस के प्लांट से एक लकड़ी तोड़ता है, फिर ग्लैडिस की विग से उसका एक बाल निकालता है और उस लकड़ी पे अपना खून डालकर उसे तोड़ देता है, जिससे एलेक्स यहाँ ग्लैडिस का वशीकरण वाला रिचुअल उसी पे ही कर देता है। अब एलेक्स के इस रिचुअल करने से होता यह है कि सभी 17 बच्चे जो पोजेस्ड थे वह ग्लैडिस के पीछे उसे ही मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में भागने लगती है और यह सभी बच्चे भी ग्लैडिस के पीछे पीछे भागते हैं। शहर के सभी लोग यह नजारा देखते हैं। लास्ट में यह बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं और उस पे हमला करके उसे खाने लगते हैं। कुछ ही मिनट्स में इन बच्चों ने ग्लैडिस के शरीर के टुकड़े कर दिए और ग्लैडिस के खत्म होते ही सबका वशीकरण भी टूट जाता है। अब आर्चर भी अपने होश में आ जाता है और जस्टिन भी बच जाती है। अब जो लोग वशीकरण का शिकार हुए थे उन सब की हालत बहुत खराब थी और फाइनली यहाँ आर्चर भी अपने बेटे मैथ्यू से मिल पाता है, लेकिन मैथ्यू अभी कुछ भी बोल नहीं रहा था। अब दोबारा वॉइस ओवर से हमें यह बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए थे। एलेक्स अब अपनी एक दूसरी आंटी के साथ रहता है जो एक अच्छी और नॉर्मल आंटी है। बाकी बच्चों की बात की जाए तो वह भी अभी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद कुछ बच्चे रिकवर हो रहे हैं और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी फिल्म वेपन्स की कहानी, जो वाकई में एक बहुत बढ़िया फिल्म है और इसी के साथ हमारी यह वीडियो भी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसा करने से हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी और इसके साथ ही ऐसी और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।